बाकी बच गया अंडा एक कविता है बाबा नागार्जुन की 1950 में जो लिखी गई थी। अब देखिए 1950 में वो क्या क्या देख रहे थे हिंदुस्तान के बारे में। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी रह गए 3। 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक अब बाकी बच गए 2। 2 पूत भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से बाकी बच गया 1। 1 पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, 1 पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा। अब बाकी बच गया अंडा पे कविता बनाना, जैसे हम लोग स्कूल में ये सब उस समय के स्कूल में यूज़ होता होगा, उस समय बहुत बच्चे प्रयोग करते होंगे कि और क्या 0 बटा सन्नाटा या इस तरीके का, ये चीज़ पकड़ पाना कि बाकी बच गया अंडा, उसको कविता बना लेना, यही बाबा नागार्जुन को बहुत बड़ा बना देती है। इतने बातें समझ पाना, या जैसे जो चूड़ियाँ, एक ड्राइवर की बच्ची के लिए वो चूड़ियाँ मांगी और वो ड्राइवर की कहानी, वो उस चीज़ को देख पाना, एक लेखक के लिए वहाँ पे जाना उस तबके में, उसको वैसे बताना और बावजूद उसके उसको बार बार शक्ति देते रहना लड़ने की कि नहीं नहीं कल सब ठीक हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात थी ना। यही उनको बहुत अलग बनाती है, वो ताकत देना, क्योंकि वो खुद ही लड़ते थे, वो खुद ही हीरो थे और वही सिखाते थे। वो सामने दिख रहा था, ऐसा नहीं था कि केवल लिख रहे हैं। ऐसा होता है ना कि हम लोग कमरे में बैठ के लिख देते हैं बड़ी बड़ी बातें और जब खुद करने की बात आती है तो कुछ नहीं करते। जैसा आजकल हो रहा है कि फेसबुक पर बहुत लोग क्रांतिकारी बन जाते हैं, लेकिन सही में जहाँ पे क्रांति करने के लिए आपको जाना है वहाँ पे गए, फोटो खिंचाए, चले आए। जबकि अगर बाबा होते तो वहां रात भर बैठे रहते। ऐसा नहीं होता कि जाके फोटो खिंचा के चले आए होते। क्या आप जानते हैं महाकवि तुलसीदास के बाद नागार्जुन ही हैं जो एक साथ समान दक्षता के साथ समाज के सभी वर्गों के बारे में लिख सकते थे। जितनी सरलता से वो समाज के उच्च वर्ग के लोगों के बारे में लिखते थे, उतनी ही आसानी से वो समाज के निम्न और गरीब वर्ग के लोगों की परिस्थितियों को दर्शाते थे। जो एक पंक्ति आती है संविधान के लिए, देश के द्वारा देश की जनता के लिए, तो आप ये कह सकते हैं कि जनता का कवि, जनता की भाषा में जनता की सोच और अग्रगामी चेतना की कविता, जहाँ पर जनता के मन को क्या अच्छा लगेगा, इसके अलावा जनता को क्या कहना चाहिए, ये वो भी बोलते थे। बादल को गिरते देखा है, मंत्र कविता, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, फसल तुमने कहा था, ये सब उनकी उत्कृष्ट रचनाएं हैं। नागार्जुन की हटकर विषयों पर लिखने की कला उन्हें भीड़ से अलग करती है। मादा सुअर, कटहल, पैना दांतों वाली, ये सब उनकी वो रचनाएं हैं जो सामाजिक परिस्थितियों को जमीनी भाषा में दर्शाती है। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। वो इंदिरा गांधी पे ऐसी कविताएं लिख सकते थे। इंदिरा गांधी वो ये भी लिख सकते थे कि इंदु जी क्या हुआ आपको, इतनी जल्दी भूल गई अपने बाप को, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। इसलिए और ये कविताएं ऐसी हैं कि जो जनता की जुबान पे चढ़ जाने वाली हैं। इसके अलावा उनका एक और पक्ष है उनके गद्य लेखन का। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं और उसमें जैसे एक उपन्यास है रतिनाथ की चाची। आज बहुत नारी विमर्श की बात की जाती है। अगर नारी विमर्श सच्चे रूप में देखना हो उस ज़माने में, बगैर किसी नारे के, बगैर किसी आंदोलन के, तो रतिनाथ की चाची उपन्यास पढ़ने लायक है। और इसमें ये एक चीज़ और भी कि बिहार में 2 ही लेखक ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ की जन संस्कृति की नब्ज पे हाथ रखा है। एक फणीश्वरनाथ रेणु और दूसरे नागार्जुन। बाबा नागार्जुन जब लिख रहे थे तो वो सभी पे बराबर हथौड़ा, सभी वर्गों पर बराबर वार कर रहे थे और हथौड़ा ऐसे चला रहे थे कि हम लोग को चोट तो लगे लेकिन हम लोग संभल जाएं। वो पहले से ही आगाह कर रहे थे। जो उनके जो विषय भी थे जैसे मादा सुअर, कटहल, और फिर एक तरफ वो लिखते हैं आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, वो हर कहीं पे किसी कोई बख्श नहीं रहे थे वो किसी को, और यही उनकी अच्छी बात थी। और यही चीज़ जैसे जो बाकी लेखक थे वो अपने चरित्र को हीरो बनाते थे, बाबा नागार्जुन खुद में ही हम लोग के हीरो थे। क्योंकि इमरजेंसी में बहुत सारे बड़े लेखक जब चुप हो गए थे तब बाबा तब भी खामोश नहीं थे, वो तब भी किसी को नहीं छोड़ रहे थे, उनको कोई परवाह नहीं थी आगे पीछे क्या होगा। वो सही मायने में ही कबीरदास का, मुझे लगता है कि दोबारा अगर कबीरदास पैदा होते तो उनकी शक्ल बाबा नागार्जुन से जरूर थोड़ी बहुत मिलती या पूरी तरीके से मिलती। जब हम इंटर में पढ़ते थे तब इनका एक कविता हमने पढ़ी मैथिली में। उसी समय हमें हुआ इतने बड़े साहित्यकार जब उनसे मुलाकात होती, चाहे उस परिवार से हम मिल सकते तो हमें बहुत खुशी होती।
लेकिन जब हमारा मैरिज इनसे हुआ, उनके छोटे पुत्र से, तो हम बहुत खुश हुए। हम कुछ नहीं देखे, घर बार कुछ नहीं देखे, और ये हमें बहुत मानते थे, अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। इसलिए जब भी इनको हम देखते हैं तो हमको हमारे आँख से आंसू आ जाता है। और इनके में ये बहुत बड़ी खासियत थी, जो ये बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं समझते थे। हम लोग को जो माथा पर सर पर पल्लू नहीं लेने का आदत है, यही है। कभी किसी को पल्लू नहीं लेने देते थे सर पे, शुरू से ही। देख रहे हैं, इस फोटो में भी आप देख रहे होंगे। अति संवेदनशील वो थे, भयंकर गरीबी में जीते थे, लेकिन संवेदनाएं वो गरीबी को ऊपर आने नहीं देता। बहुत अच्छे पिता थे। हम 4 भाई 2 बहनें, काफ़ी भरपूर स्नेह मिला। मैं बड़ा लड़का हूँ उनका, और बचपन से बीमार, लेकिन अद्भुत स्नेह मिला। और लगता है कि वो स्नेह है उनका, जो एक अभी भी अप्रत्यक्ष छाया मेरे साथ चल रही है। जमीन से जुड़े भी, गगन में उड़े भी, नागार्जुन पर यह पंक्ति बिल्कुल सिद्ध साबित होती है। ऐसे महान लेखक और कवि के जीवन के कुछ किस्से आज गंगा गौरव के इस एपिसोड में हम दिखा पाए। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक आप नागार्जुन के लेखन का आनंद लेते रहिए।